सबसे पहले तो मैं ये माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मुझे यह वीडियो दिसंबर जनवरी के समय पोस्ट करना चाहिए था, पर मैं अपने केवीएस और एमआरएस के एग्ज़ाम्स की वजह से थोड़ा सा बिजी था। इसकी वजह से मैं इस वीडियो को बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये जो मंथ होता है आपका आमतौर पर जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक, यह स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और किसी भी स्कूल के लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड होता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के परफॉर्मेंस से डिससेटिस्फाइड होकर अपने स्कूल को चेंज करते हैं, और कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने यंग चिल्ड्रेन को नए स्कूल में इन्वॉल्वमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा जो ये वीडियो है यह उन पेरेंट्स के लिए एक ट्यूटोरियल की तरह है जो अपने बच्चों को किसी स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, क्योंकि स्कूल में एडमिशन करवाने के समय आमतौर पर हर पेरेंट्स इस बात पर डिस्कस ज़रूर करता है कि उसे किस तरह का या फिर कौन सा स्कूल के कौन से मीडियम में एडमिशन करवाना है। जैसे कि आमतौर पर आजकल के लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें वो समझते हैं कि उनके बच्चों का सुनहरा भविष्य है। पर कई ऐसे फैक्टर्स बच्चों की लर्निंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे बच्चा सीखता है या फिर कोई चीज़ को नहीं सीख पाता है। फॉर एग्जांपल, आम तौर पर आप लोगों के मुंह से ये चीज़ अक्सर सुनते होंगे कि जो चीज़ें हमने स्कूल में पढ़ी है वो हमारे रियल लाइफ में आखिर काम कहाँ दे रहा है। यानी कि उन्हें नहीं पता कि उनका जो स्कूलिंग हुआ, उनका जो टेक्स्ट बुक लर्निंग है, वो अपने लाइफ में रिलेटेबल कैसे बना पाए। और इसका जो मेन रीज़न है, इसका रीज़न होता है कि भाषा। वो जिस नॉलेज को गेन किए हैं उसे वो अपनी भाषा के साथ कितना अच्छे से इंटीग्रेट कर पाए हैं, कितने अच्छे से वो समझ पाए हैं, और अपने लाइफ में उनका क्या यूटिलाइजेशन है, इस चीज़ को वो कितने अच्छे से फिगर आउट कर पाए हैं। इन सभी चीज़ों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो रोल प्ले करता है किसी भी मीडियम का, किसी भी करिकुलम का लैंग्वेज। यह लैंग्वेज पर ही निर्भर करता है कि आपका बच्चा किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट के नॉलेज को कितने अच्छे से सीख पाएगा, कितने अच्छे से समझ पाएगा और अपने जीवन में उस चीज़ को यूटिलाइज कर पाएगा। तो जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज़ को समझ पाएँ कि जब वो अपने बच्चों को किसी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, उनको मीडियम जब चूज करना होता है, तो वो किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनके बच्चों के लर्निंग को इम्पैक्ट करेगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक बने रहें। एज अ पेरेंट, जब आप अपने बच्चों का किसी स्कूल में इन्वॉल्वमेंट करवाने जाते हो तब आपके पास कुछ सवालों के जवाब होना चाहिए। जैसे कि पहला कि आपके बच्चे का मदर टंग क्या है। दूसरा, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आपका बच्चा जिस सोसाइटी में पलता बढ़ता है, जहाँ रहता है, उस सोसाइटी का रीजनल लैंग्वेज क्या है। तीसरा, कि जिस स्कूल को आप चुन रहे हो उस स्कूल का मीडियम ऑफ टीचिंग क्या है, यानी कि वो कौन से मीडियम में पढ़ाया जा रहा है। और चौथा जो सवाल है जो आपको ये पूछना चाहिए कि वहाँ के जो टीचर्स हैं उनका लैंग्वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है, मतलब कि वो बच्चों को सब्जेक्ट का नॉलेज किस भाषा में देते हैं और ये चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है। इन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के अंत में दूंगा। उससे पहले हम इस बात को समझने का कोशिश करते हैं कि जब भी कोई करिकुलम डिजाइन किया जाता है किसी भी बच्चे का, किसी भी स्कूल के लिए, यानी कि एनसीईआरटी के द्वारा और किसी भी स्टेट बोर्ड के द्वारा जब किसी बच्चे का एजुकेशन करिकुलम डिजाइन किया जाता है तो उनको किन चीज़ों को ध्यान में रखकर, किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हुए वो कैसे डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि आप अपने अगल बगल या अपने बच्चों में गौर करते होंगे। हो सकता है कि आपका बच्चा अभी 3 साल का हो, 4 साल का हो सकता है वो 7-8 साल का हो, या फिर आप भी हैं अपने जो टीनेज से लेकर अभी जो जो भी आपका उम्र है, इस चीज़ को तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो वो जो लर्निंग का क्रम है, उस क्रम में क्या क्या चीज़ें होती है, किन चीज़ों को सहायता करना चाहिए, इस चीज़ को आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। उससे भी पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि करिकुलम जो डिज़ाइन किया जाता है किसी भी बच्चे के लिए, वो इसलिए नहीं डिज़ाइन किया जाता है कि आपके बच्चे को बहुत ही दुनिया का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट या बहुत ही बड़ा विद्वान बना दिया जाए। नहीं, करिकुलम जब बनाया जाता है देश में किसी भी स्कूल का, तो वो इस बात को ध्यान में रखा जाता है
कि आपके बच्चों का जो उसके लाइफ से रिलेटेड जितने भी जनरल नॉलेज है, जो भी ज्ञान उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो आपके बच्चों को पास हो। कम से कम उतने नॉलेज हर बच्चे के पास हो, ताकि वह बच्चा आगे चलकर जब बड़ा हो तो वो इस देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना बेहतरीन योगदान दे सके। तो सबसे पहले आपको इस बात पे ध्यान देना है कि जब भी कोई बच्चा अपने लर्निंग के स्टार्टिंग फेज में होता है तो वो क्या क्या एक्टिविटी करता है, वो कैसे कैसे चीज़ों को सीखना शुरू करता है। तो आप इस भी चीज़ को ध्यान दो कि सबसे स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है वो क्या करता है कि जो कुछ भी उसके अगल बगल आवाज़ें होती हैं, जो भी उसके अगल बगल जो इमेजेज होते हैं, लोग होते हैं, वो जो देखता है, जो सुनता है, उस चीज़ को वो समझने का कोशिश करता है। और समझने के साथ वो समझने का कोशिश कैसे करता है कि अगर उसके सामने कोई ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, यानी कि साउंड हो रहा है, आप कोई आवाज़ करते हो, उस आवाज़ को सुनकर समझने का कोशिश करता है कि वो आवाज़ आ कहाँ से रहा है, और उसके बाद क्या करता है कि वो भी उस आवाज़ को निकालने का कोशिश करता है। आप जब कुछ बोलते हो तो वो भी उस चीज़ को दोहराता है। आप कुछ ड्रॉ करते हो, लिखते हो, पकड़ते हो, कोई काम करते हो, उस काम को वो रिपीट करने की कोशिश करता है। यानी कि सबसे पहला उसका जो काम होता है, सबसे पहले वो ऑब्जर्व करता है, फिर उसको सीरियस अंडरस्टैंड करने का कोशिश करता है, फिर उस चीज़ को रिक्रिएट करने का कोशिश करता है। यह तरीका होता है बच्चों का सीखने का। सबसे पहला चीज़ तो आपको ये चीज़ समझना है। तो जब वो स्टार्टिंग फेज में सब सीखना शुरू करता है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो की चीज़ होता है वो चाहिए होता है उसके पास लैंग्वेज। क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा जरिया होता है, मीडियम होता है, जिसके जरिए वो आपको सुन सकता है, समझ सकता है और अपनी बातों को फिर समझा सकता है। इसके लिए सबसे प्राथमिक जो होता है, सबसे जो बेसिक नीड होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो होता है लैंग्वेज लर्निंग। और इसी के चलते जो सबसे देखिए प्राइमरी स्टेज में जो बच्चों को सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है लैंग्वेज। और उससे भी पहले जब बच्चा बोल नहीं पाता है, उतना उसका दिमाग विकसित नहीं होता है कि चीज़ों को समझ सके, ऑब्जर्व कर सके, रिपीट कर सके, तो उस समय उस बच्चों को कुछ सिखाया नहीं जा सकता है। तो उन बच्चों को ट्रेन किया जाता है। और वो ट्रेन कैसे किया जाता है? तो वो उनके मोटर एक्टिविटीज़ को डेवलप करके, यानी कि उनको हाथ में बॉल दो या फिर कुछ चीज़ें दो जो उसको महसूस करे, वो पकड़े, छुए, और उनके हाथ और अलग अलग जो अंग है वो डेवलप कर सके। इसलिए आप देखोगे कि जब प्री प्राइमरी स्कूल में आप अपने बच्चों को इन्वॉल्वमेंट करवाते हो तो जितने भी बेहतर स्कूल्स होते हैं वो उनको लिखवाने से ज़्यादा उनको खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि जब वो खेलेंगे तब उनकी उंगलियां, उनके पैर, हाथ पैर, उनके देखिए रीढ़ की हड्डी, ये सी चीज़ें में उनका पकड़ बेहतर होगा। उसके साथ उनको ड्राइंग करवाया जाता है, क्योंकि ड्राइंग करने के बाद उनका हाथों में पकड़ आता है, उंगलियों में पकड़ आता है, फ्लैक्सिबिलिटी आता है। उसके बाद जब प्राइमरी में आते हैं तब उनको सिखाया जाता है सबसे पहला बेसिक लैंग्वेज की। और वो लैंग्वेज क्या होता है? वो जो बेसिक लैंग्वेज में सबसे पहले वो लैंग्वेज सिखाया जाता है जो उसका मदर टंग हो या फिर रीजनल लैंग्वेज हो। ये सबसे प्राइमरी मोटिव होता है। क्योंकि आप इन दोनों भाषाओं के अलावा किसी और भाषा को अगर उसको सिखाने करने की कोशिश करोगे तब वो बच्चा उस भाषा से रिलेट ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि कोई भी भाषा, वो भाषा तब तक अधूरा है जब उस चीज़ को प्रैक्टिस ना किया जाए। एग्जाम्पल पे मैं आपको समझाता हूँ कि आप बच्चे को जब पढ़ाना शुरू करते हो, बोलते हो क से कमल। अब जब बच्चे को बोलते हो क से कमल, तो बच्चा क का जो ध्वनि है उसको याद करना और क का जो सिंबल है उसको लिखना कैसे शुरू करता है। आप इस पीछे ध्यान दो कि वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, याद करता है। क से कमल, कमल का जो साउंड होता है वो क से शुरू होता है और उसका जो पहला अक्षर क्या है? क। और उस चीज़ को लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते। तो उससे वो रिलेट करता है। अब आप कमल के जगह कुछ ऐसा दो के शब्द दो उसे जो वो कभी देखा ही नहीं है, जानता ही नहीं है, तो उस चीज को याद आसानी से नहीं कर पाएगा। उसी तरह से ए से एप्पल, तो आप एप्पल को वहां पे फिगर देते हो। आप देखोगे कि जब आप बच्चों के टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ए से एप्पल सिर्फ एप्पल लिखा नहीं होता है, बल्कि एप्पल का फिगर भी होता है, ताकि वो बच्चा देखे और उस चीज़ को पहचान सके।
और शुरुआती स्टेज में जब आप बच्चों को रटवाना शुरू करोगे, उसको पूछोगे, तो वह आप इस चीज़ को गौर करना कि बच्चा जब आपको बताएगा कि ए फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है, तो वहाँ पे स्पेलिंग पढ़ के वो नहीं बताता है। वो जो फ्रूट्स होते हैं, वो पिक्चर्स होते हैं, उन पिक्चर्स को पढ़ के बताता है कि ए से एप्पल या फिर बी से बॉल। यानी कि आप जब बच्चे को समझाते हो तो उसके सामने एक एग्जाम्पल रखते हो। ये होता है प्राइमरी लर्निंग। इस तरह से कोई भी चीज़ आप जब बच्चे को सिखाना शुरू करते हो तो उसका साथ ही साथ एग्जाम्पल होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के यही वजह है कि जब आप बच्चा प्राइमरी स्टेज में सीखना शुरू करता है तो उसके लिए जो भाषा होता है, जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है, वो उसका मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज ही हो सकता है। क्योंकि इसके अलावा अगर आप कोई अदर लैंग्वेज यूज करोगे तो वो बच्चा उससे रिलेट नहीं कर पाएगा, तो उसका दिमाग में हो सकता है कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 दिन के लिए याद करवा दो, पर बाद में फिर से वो उस चीज़ को भूल जाएगा क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पा रहा है लाइफ को। फिर इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही उस बच्चे का वर्ड वोकेबलरी बढ़ने लगता है तो उसके साथ साथ वो चीज़ों को काउंट करना भी शुरू करता है। इसके लिए आप उसे काउंटिंग सिखाते हो। यानी कि जो प्राइमरी स्टेज होता है वहाँ पे आप क्या क्या उसको देते हो। सबसे पहले बेसिक लैंग्वेज, बेसिक मैथ्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप बच्चों के करिकुलम में ऐड करते हो। और उसके बाद जब भाषा वो सीखना शुरू करता है, इतना उसमें बुद्धि आ जाता है कि वो अपने नहीं कुछ डाउट्स हो उसको पूछना शुरू करे, तब वो पूछना शुरू करता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। यानी कि वो अब जो अगल बगल में है उसके वो क्या है, उसका इन्वायरमेंट है, और वो इन्वायरमेंट को जानना शुरू करता है, जानना चाहता है, वो आपसे सवाल पूछता है। तो जब वो सवाल पूछना शुरू करता है कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, तब आप उसके लिए क्या इंट्रोड्यूस करते हो, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, यानी कि पर्यावरण अध्ययन। जो उसके पर्यावरण में है, जो उसके इन्वायरमेंट में है, आसपास है, उस चीज़ को वो बच्चा जान सके, समझ सके, पहचान सके। इसके चलते उसको उसके करिकुलम में क्या आप ऐड करते हो, इन्वायरमेंटल स्टडीज ऐड करते हो। जब आप उसके जो इस चीज़ को जानकारी हो जाए कि इन्वायरमेंट में क्या है, तो वो जब किसी चीज़ को पहचान गया, जैसे कि अगर वो ये इस बारे में इस चीज़ को पहचान गया कि ये पेन है, तो फिर वो अगला सवाल करेगा कि इस पेन की उपयोगिता क्या है, यानी कि यह पेन यहाँ पे है तो क्यों है, कि इसका क्या काम है। तो आप उसके बारे में डिटेल देना शुरू करते हो, यानी कि इन्वायरमेंटल आप साइंस उसको बस समझाना शुरू करते हो। यानी कि सबसे पहले आप क्या करते हो कि बेसिक लैंग्वेज, बेसिक मैथ्स के बाद उसका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और इन्वायरमेंटल साइंस समझाना शुरू करते हो। फिर जब उस चीज़ को समझ गया, तो इस चीज़ को समझ गया कि इसमें स्याही होता, इस पेन को समझ गया कि इस पेन में स्याही होता है, स्याही के चलने से वहाँ पे कुछ लिखाता है, तो फिर इससे खेलना शुरू करेगा। वो कहीं पे भी जाके लिखेगा, किसी का भी कपड़े में लिखना शुरू कर देगा, दीवार में लिखना शुरू करेगा। तब आप उसको समझाना शुरू करते हो अच्छे और बुरे का भेद, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। ये अच्छे बुराई का भेद, इसी को कहा जाता है इथिक्स। और इसे जब बच्चों को समझाते हो तो इसको आप समझाते हो मॉरल एजुकेशन में। इसके साथ साथ मॉरल एजुकेशन में आप ये भी समझाना शुरू करते हो कि कौन सा काम करना सही है, कौन सा काम करना गलत है। और इस चीज़ को समझाने के लिए आपको हेल्प लेना पड़ता है स्टोरीज़ का, क्योंकि स्टोरीज जो होते हैं वो बच्चों के पास सामने एग्जाम्पल्स रखते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स रखते हैं। एग्जाम्पल्स में जो एक्शंस होते हैं, उसके जो सरकमस्टांसेस होते हैं, उसके हेल्प से बच्चों को आप समझा पाते हो कि क्या करोगे तो उसका क्या लाइफ में इम्पैक्ट होगा, इसलिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप इस चीज़ को समझो कि सबसे पहला क्या था, आपका बेसिक लैंग्वेज जो उसका इन्वायरमेंट में हो। दूसरा चीज़ बेसिक मैथ्स, उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज, उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस, उसके साथ फिर मॉरल एजुकेशन, इथिक्स। आप ये चीज़ बच्चों को समझाना शुरू करते हो। अब यहाँ पे अभी भी कुछ लोगों को डाउट होगा कि रीजनल लैंग्वेज ही बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ। रीजनल लैंग्वेज में आपका, अगर आप नॉर्थ इंडिया में आते हो तो यहाँ पे हो सकता है आपका हिंदी हो। अगर मदर टंग में बात करोगे तो वो तो आपका 25 से 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर आप दूर जाओगे, ट्रेवल करोगे और आपका मदर टंग बदल जाएगा।
तो इस वजह से मदर टंग को लेकर चलना किसी भी रीजन के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए ये पॉसिबल करिकुलम में नहीं है। तो आप वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज को वहाँ पे प्रीफर करते हो, ताकि वो जिस एरिया में एकेडमिक, जैसे कि मान के चलो कि किसी भी स्टेट का जो बोर्ड होता है, वो बोर्ड किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर शहर पे, पर्टिकुलर गांव के लिए वो डिजाइन नहीं करता है, बल्कि पूरे स्टेट के लिए फ्रेमवर्क करता है। तो वैसे में उसको पूरा स्टेट का जो रीजनल लैंग्वेज होता है उसको वो प्रायोरिटी लेके चलना पड़ता है। उसी तरह से जब सेंटर का बात करोगे तो वो पूरा सेंटर, पूरा जो देश होता है, पूरा देश का जो यूनाइट करने वाला लैंग्वेज होता है, जो सबके लिए नहीं प्रीफर होता है, उस चीज़ को प्राथमिकता दी जाती है। इसके चलते आप देखोगे कि नॉर्थ इंडिया में आमतौर पर आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को देखोगे, और पर उसके साथ साथ आपको इंग्लिश को भी पढ़ना पड़ता है। उसी तरह से आप जब साउथ इंडिया में जाओगे तो अलग अलग स्टेट्स अपने अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से वो अपना फर्स्ट लैंग्वेज, अपना क्षेत्रीय भाषा यानी कि रीजनल लैंग्वेज को चुनती है। और इस चीज़ को चुनने का सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि जब वो बच्चा को आप समझाते हो तो वो समझने के बाद वो कहीं किसी से डिस्कस करेगा, अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में, घर में, परिवार वाले लोगों से। तो वो उस चीज़ को कैसे करेगा जब सामने वाला को वो समझाना पाए, या फिर उस चीज़ को जब आप समझाओगे और उसको एग्जाम्पल दे के समझाना होता है, तो आप उसी को समझाओगे कैसे जब अगर आप किसी अदर लैंग्वेज में उसको समझा रहे हो और उसका रीजनल लैंग्वेज में रीजनल जो उसका लाइफ एक्सपीरियंस है उससे आप रिलेट ही ना करवा पाओ। इसके चलते आप क्या करते हो कि आप उस चीज़ को जो आपका जो एक्सप्लेनेशन मेथड होता है वो क्या होता है, रीजनल लैंग्वेज होता है। दूसरा चीज़ क्या है कि एज ए कंट्री हमें इस वर्ल्ड में ग्लोबली कम्पिटिट भी करना पड़ता है। हमारा जो बच्चा आगे चलकर कुछ बनेगा लाइफ में, तो वो क्या होगा कि वो सिर्फ रीजनल, उसके लाइफ में इम्पैक्ट सिर्फ रीजनल इन्वायरमेंट का नहीं होगा, उसके जो आसपास जो घटना घटेगा उसका घटनाओं से वो उसका लाइफ इम्पैक्ट नहीं करेगा, बल्कि देश में क्या होगा, दुनिया में क्या होगा, हर एक चीज़ उसके लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि उसे बहुत सारे ऐसे नॉलेज को भी सीखना पड़ता है जो कि उसका बाउंड्री से बाहर का हो। इस काम को करने के लिए हेल्प करता है ग्लोबल लैंग्वेज, जो कि ग्लोबल लैंग्वेज आज के समय में इंग्लिश है। इसी के चलते जब देश और स्टेट करिकुलम को डिजाइन करती है तो वहाँ पे दो लैंग्वेज को प्राथमिकता दी गई है। सबसे पहला रीजनल लैंग्वेज जो फर्स्ट लैंग्वेज है, और सेकेंड उसका ग्लोबल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश। उसके अलावा एडिशनल आप और भी लैंग्वेजेस बच्चों को सिखा सकते हो, और मैंने जितने भी चीज़ें अभी आपको बताया है उस चीज़ को ध्यान दो तो 1 से लेकर 5 तक में यानी कि प्राइमरी स्टेज में उसका सारा बेसिक एजुकेशन होता है। और बेसिक एजुकेशन के लिए आपका बच्चे का सबसे पहला क्या होना चाहिए कि आपका रीजनल लैंग्वेज में बच्चा को एक्सप्लेन किया जाए। और रीजनल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने से सिर्फ वहाँ पे सीमित नहीं रखना है बच्चे को, बल्कि ग्लोबल नॉलेज भी देना है। तो ऐसे में कंडीशन में क्या है कि टीचर्स को मल्टीलिंगुअल होकर समझाना पड़ता है। बाइलिंगुअल से भी काम नहीं चलता है। बाइलिंगुअल कहने का मतलब क्या होता है कि दो भाषा। अब दो भाषा में क्या लेके चल सकता हूँ कि आप एक क्षेत्रीय भाषा को ले सकते हो, एक हिंदी को ले सकते हो। दो भाषाओं को आपने मिला दो तो ये बाइलिंगुअल हो गया। पर आपका दो से काम नहीं चलेगा, आपको इंग्लिश के भी कई सारे शब्द आपको यूज करने पड़ते हैं, यानी कि वो दो से अधिक है। उसके अलावा और भी रीजनल लैंग्वेज होंगे जो कि आपके क्लास में जो आपका बच्चा किसी क्लास में बैठेगा वहाँ पे हो सकता है कि आप एक भाषा बोलते होंगे खोरठा, आपका बच्चा का जो बगल में बैठा हुआ दोस्त होगा उसका जो घर का भाषा होगा वो खोरठा ना होकर हो सकता है कि वो नागपुरी हो सकता है कि वो बंगाली हो सकता है कि वो भोजपुरी हो। अलग अलग किन भाषाओं के वहाँ पे समूह आप हो सकता है कि आपके बच्चे के क्लास में हो। तो ऐसे में टीचर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि वो बच्चों को एक्सप्लेन जब करे तो वो मल्टीलिंगुअल होकर एक्सप्लेन करे, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि मीडियम ऑफ लैंग्वेज में जब आप बात करते हैं तो बच्चा खुद को एक्सप्रेस किससे कर पाएगा। अगर आप बच्चे को खड़ा करके पूछोगे कि बताओ
इस सवाल का जवाब क्या है, कोई भी सवाल आप उससे पूछो तो वो बच्चा किस में एक्सप्लेन कर पाएगा, जिसमें वो कंफर्ट फील करेगा। वो कंफर्ट फील किस में करता है, जो उसका रीजनल लैंग्वेज होता है। तो उम्मीद है कि इससे आपको समझ में आएगा कि भाषा का किसी भी करिकुलम में क्या रोल होता है। और करिकुलम जब किसी बच्चे का डिजाइन किया जाता है तो कोई भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड किन चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाता है। यानी कि आपको इस बात को अभी तक समझ में आ गया होगा कि जो करिकुलम डिजाइन किया जाता है वो बच्चों के लर्निंग का नीड को ध्यान में रख कर किया जाता है। जैसे जैसे जिस स्टेज में बच्चों का जो नीड होता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें करिकुलम में सब्जेक्ट्स सिखाए जाते हैं। अब आते हैं हमारे वो जो सवाल थे जो हमने शुरू में पूछे थे कि कौन किन सवालों का जवाब होना चाहिए कि आपके बच्चे का मदर टंग है। क्यों ये सवाल का जवाब होना चाहिए? क्योंकि जो आपके बच्चे का मदर टंग होगा आपका बच्चा उसी में चीज़ों को लर्न कर पाएगा और रिलेट कर पाएगा। जो सब्जेक्ट उसको सिखाए जाएंगे, जो वो सीखेगा पढ़ेगा, उसको अपने लाइफ से रिलेट तभी कर पाएगा जो उसके मदर टंग में होगा, अगर समझ पाएगा या फिर समझाया जाएगा उसको मदर टंग में। दूसरा चीज़ कि रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि उसको रीजनल जो होता है, जो जगह पे होगा, समाज होगा, समाज से बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन करेगा, उससे बहुत सारे नॉलेज उसको मिलेंगे और जो वो पढ़ेगा उस चीज़ को समाज में ऑब्जर्व करेगा तो वो उस चीज़ को समझ पाएगा बेहतर तरीक़ा से। इसलिए आपको ध्यान देना क्या है कि आपके बच्चे का रीजनल लैंग्वेज क्या है। तीसरा जो है मीडियम ऑफ टीचिंग, जो करिकुलम का जो भाषा है वो भाषा क्या है, क्योंकि करिकुलम का जो भाषा है वो भाषा आपका मदर टंग जरूरी नहीं है कि वो हो पाए, वो वहाँ पे रीजनल प्रीफरेंस किया जाता है। जैसे कि अगर आप हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, या फिर उस स्टेट का जो रीजनल लैंग्वेज है उस वो हो सकता है फर्स्ट लैंग्वेज, जिसे हम फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो होता है उसके साथ एडिशनल जो होता है वो आप ग्लोबल लैंग्वेज यानी कि सेकेंड लैंग्वेज, जो कि आमतौर पर नॉर्थ इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज जो रूरल एरियाज होते हैं और जो थोड़ा डेवलपिंग या फिर थोड़ा पिछड़े समाज के होते हैं उन बच्चों को नीड होता है कि उसका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हो और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो। यही चीज़ आप जब साउथ में चले जाओगे तो साउथ में वो चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका फर्स्ट लैंग्वेज उनका रीजनल लैंग्वेज हो जाता है और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ही होता है और हिंदी उनको एडिशनली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर उन्हें हिंदी से पढ़ाया जाए तो वो रिलेट नहीं कर पाएंगे सब्जेक्ट को। अब आते हैं जो शुरू से सवाल जो समाज का होता है, लोगों का होता है कि हम जो स्कूल में पढ़ते हैं वो हमारे लाइफ में काम का देता है। तो भैया जितने भी चीज़ें आपको पढ़ाई गए, जितने भी चीज़ें आपके करिकुलम में दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप उस समाज को बेहतर कर सको, अपने लाइफ को बेहतर कर सको। पर आप रिलेट क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप जब पढ़े, आपका बच्चे जब पढ़े, आपके भाई बहन सब जब पढ़े तो उन्हें किस भाषा में पढ़ाया गया? उस भाषा में पढ़ाया गया जो उसका रीजनल लैंग्वेज था ही नहीं, या फिर चलो उसका रीजनल लैंग्वेज नहीं था वहाँ तक तो चलो चल गया, पर जो टीचर्स थे, टीचर्स भी एक्सप्लेन बच्चों को क्या किए कि उन्हें रीजनल लैंग्वेज में उनके मल्टीलिंगुअल होकर नहीं समझा। इसके वजह से क्या किया कि बच्चे उस नॉलेज को, उस सब्जेक्ट के नॉलेज को कभी रिलेट ही नहीं कर पाए। तो रिलेट नहीं कर पाए इसके वजह से उसे पता नहीं है कि वो उसके लाइफ में कहाँ पे इम्पैक्ट करता है। और कुछ कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि अभी मैं कुछ समय पहले देख रहा था कि कुछ जानकार लोग ये कहते हैं कि जो बच्चा जितना ज़्यादा सोशल होगा वो अपनी कामयाबी से उतना ज़्यादा दूर होगा। अब जब बच्चा सोशल नहीं है तो उसे सोशल एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा, और जब सोशल एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा और वो जाके अगर कोई टीचर बनता है तो वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे सोशल नॉलेज के साथ रिलेट करवा पाएगा जब वो खुद ही एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर्स का सोशल लाइफ में इंटरेक्ट हो, वो सोशल एक्सपीरियंस हो उनका, तभी वो सोशल जितने भी चीज़ें हैं लाइफ में क्या ज़रूरत होता है, अपने के जो टेक्स्ट बुक लर्निंग है उसको लाइफ के साथ कैसे रिलेट करवा सके, इस चीज़ को वो समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैं इतना आप समझ गए होंगे। यह जो बेसिक नॉलेज बच्चों को दिया जाता है, बेसिक लैंग्वेज, बेसिक मैथ्स, बेसिक आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस, इथिक्स, मॉरल एजुकेशन, ये सभी चीज़ों आप जब बच्चों को सिखाना शुरू करते हो
और मोटा मोटी उनको सीख जाते हैं, तब उनको थोड़ा एडवांस में जाना शुरू करते हो। यानी कि जब वो चीज़ें आप उसको सिखा दिए जो उसके इन्वायरमेंट में था, पर जो उसके इन्वायरमेंट में नहीं था उस चीज़ को वो अभी भी नहीं जान रहा है। जो उसके लाइफ में आगे चल के एक्सपीरियंस होने वाला है उस चीज़ को वो भी अभी नहीं जान रहा है। तो जो आगे देखिए होने वाला है, या फिर उसके लाइफ में थ्रू आउट द होल लाइफ उसका लाइफ में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी जो उनके लाइफ को इम्पैक्ट करेगी, उसका भी नॉलेज उसे होना चाहिए। तब आप क्या करते हो, जनरलाइज जो नॉलेज होता है, जनरल नॉलेज जो होता है, उस चीज़ को बच्चों को सिखाना करते हो। जनरल नॉलेज का मतलब ये नहीं होता है कि एक जीके का किताब, पतली सी किताब। जनरल नॉलेज में क्या आता है, जनरल लैंग्वेज, जनरल मैथ्स, जनरल साइंस, जनरल सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, ये सभी चीज़ें जो जनरलाइज है हर किसी के लिए, किसी भी कंट्री में। अब ये जो बेसिक लैंग्वेज है इसको आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, तो इस कंफ्यूजन की बेसिक नॉलेज में, बेसिक लर्निंग में भी लैंग्वेज आया, वहाँ पे जनरल जो नॉलेज है, जनरल लर्निंग है, इसमें भी आपका लैंग्वेज आ रहा है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो आप इस चीज़ को समझो कि जब आप बेसिक भाषा की बात करते हो, बेसिक लैंग्वेज की बात करते हो, तो बेसिक लैंग्वेज में क्या होता है, सिंपल क्या होता है कि बच्चा सुने, समझे, रिपीट करे, बस इतना ही होता है। यानी कि समझे, रिपीट करे, लिख लेता है, बहुत बढ़िया बात है। उसको आप सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ग्रामर का सिखाते हो, बेसिक से ही शुरू करते हो। जनरल थोड़ा बहुत देखिए जितना भी समझना रहेगा वो सीख लेता है, पर उसका प्रैक्टिकल लाइफ में आगे कैसे इम्पैक्ट करेगा, आगे कितना यूटिलाइज कर सकता है, वो शुरू होता है जनरल से, जनरल नॉलेज से। जनरल लर्निंग उसको जब दिया जाता है, यानी कि अभी का जो हमारा करिकुलम है देश का, जब 6 क्लास में वो पहुंचता है, 6 स्टैंडर्ड में पहुंचता है, ग्रेड 6 में पहुंचता है, तब वहाँ से शुरू क्या होता है, बेसिक लैंग्वेज, बेसिक मैथ्स, बेसिक साइंस, बेसिक सोशल साइंस। और इसमें होता क्या है, अब समझो कि इससे पहले जब बच्चा सीख रहा था तो उसका प्राइमरी मोटो क्या था लैंग्वेज लर्निंग का, कि वो आपकी बात को समझ सके और अपने आप को समझा सके, यही उसका चीज़ था। पर जब आप जनरल नॉलेज में आते हो तो वहाँ पे क्या है कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है, वहाँ पे आप बच्चे को सिखाते हो लेटर राइटिंग, वहाँ पे आप सिखाते हो बच्चे को क्रिएटिव थिंकिंग, कैसे, जब आप पैराग्राफ लिखने सिखाते हो, वहाँ पे आप सिखाते हो खुद को अच्छे से एक्सप्रेस करना, मैसेज पहुँचा पाना और मैसेज को समझ पाना, आप लेटर राइटिंग सिखाते हो। इसके साथ साथ कई सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं बच्चों के, जो उस फेज में, यानी कि जब बच्चा चाइल्डहुड से टीनेज में आता है तो उसके लाइफ में बहुत सारे चेंजेज आते हैं, हार्मोनिकल चेंजेस आते हैं, उसका सोशल एक्सपीरियंस बदलता है, उसका लर्निंग भी बदल जाता है। जिन चीज़ों को वो हो सकता है कि बचपन में ना समझ पा रहा हो, उन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को समझ पाता है। बच्चा जब दुनिया को देखता है तो वो ग्रे शेड में देखता है, ब्लैक एंड वाइट। वो ये इतना ही समझता है कि कोई चीज़ अच्छा है, कोई चीज़ बुरा है। पर जब वहाँ पे टीनेज शुरू होता है, टीनेज मानना शुरू करता है, तब उसको पास ये काउंटर नॉलेज शुरू होता है कि किसी चीज़ को वो अच्छा समझ रहा था पर उसका लाइफ में इम्पैक्ट वो बुरा पड़ रहा है, किसी चीज़ को वो बुरा समझ रहा था लेकिन उसका अच्छा नतीजा निकल रहा है। तब वहाँ पे वो बच्चा समझना शुरू करता है कि जो लाइफ है, लाइफ वहाँ पे ग्रे शेड्स के साथ नहीं चल रहा है। यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज है, तो मल्टी कलर्स है, और मल्टी कलर्स का मल्टीपल शेड्स है। इन चीज़ों को वो एक्सप्लोर करना शुरू करता है जब वो टीनेज में आता है, और वहाँ से उसका जो साइकोलॉजिकल जो कॉन्ट्रास्ट होता है, अलग अलग थाट्स का, अलग अलग फिलोसफीज का, साइकोलॉजिकल थाट्स का, उन चीज़ों में कॉन्ट्रास्ट होना शुरू करता है। और इस चीज़ लिए इसलिए आप ऑब्जर्व करोगे कि जब बच्चा टीनेज में होता है तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है बहुत सारे चीज़ों से। तो उस चीज़ को वो समझा पाओ, इन चीज़ों को भी आपको उसके लिए भी आपको गाइड करना पड़ता है, बच्चों को समझना पड़ता है, उसके इमोशंस को समझना पड़ता है, उसको गाइड करना पड़ता है अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग एग्जाम्पल्स मिलके। तो आप वहाँ पे देखोगे कि जब भाषा में जो चैप्टर्स होते हैं, स्टोरीज होते हैं, उसको समझाने के लिए
जैसे कि पहले मैंने बताया कि अगर किसी को समझाना है तो उसका सबसे बेस्ट मेथड क्या है, स्टोरी मेथड, टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड किसी भी नॉलेज या किसी भी एक्सपीरियंस को समझाने के लिए, किसी भी मॉरल मैसेज को समझाने के लिए, इथिक्स को समझाने के लिए बहुत ही बेहतर तरीका होता है, क्योंकि स्टोरी के माध्यम से बच्चा क्या करता है कि उस चीज़ को रिलेट कर पाता है। इसलिए वहाँ पे वो जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज में का जो सब्जेक्ट होता है उसमें जो स्टोरीज होते हैं वो उसका इमोशनल डेवलपमेंट के आधार पर वहाँ पे दिए जाने शुरू करते हैं। यानी कि उसका जो मेन मोटिव होता है सिर्फ मोरल एजुकेशन देना शुरू नहीं रह जाता है, बल्कि उसको इमोशनल डेवलपमेंट भी शुरू होता है। इसके साथ साथ आप उसको राइटिंग मतलब क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेस करने के साथ साथ इसके साथ आप ऑफिशियल राइटिंग भी शुरू करते हो, क्योंकि आपका बच्चा बड़ा होकर वो अपना बैंक में अकाउंट खुलवाएगा, वो अपना ज़मीन का रसीद कटवाएगा, वो टैक्स भरेगा, वो अपने बिजनेस के लिए अप्लाई करेगा, अलग अलग योजनाओं के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करेगा, आगे जाके हायर एजुकेशन करेगा उसके लिए फॉर्म भरेगा, असाइनमेंट्स करेगा। हर चीज़ को लिखने के लिए उसको लिखने का तरीका आना चाहिए और उसके साथ साथ उसका क्रिएटिव थिंकिंग आना चाहिए। ये शुरू कर सारा हो जाता है आपका 6 क्लास से। इसके बावजूद लोग पूछते हैं कि जो मैंने स्कूल में पढ़ा वो लाइफ में काम कहाँ आता है। भैया, आप जब बैंक में जाते हो आप छोटा सा एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हो कि मुझे बैंक का अकाउंट एक ब्रांच से दूसरा अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना है, या फिर आप छोटा सा एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हो कि मुझे अब मेरा जो एटीएम खो गया है उस एटीएम को बंद करवाना है और मुझे नया एटीएम चाहिए। आप छोटा सा एप्लीकेशन ये नहीं लिख पाते हो, मामूली सा एप्लीकेशन, कि मेरे अकाउंट से मेरे जानकारी के बिना कोई चार्जेस कट रहे हैं, मुझे उसका जानकारी चाहिए। आप कुछ नहीं लिख पाते हो। आपको एक छोटा सा आवेदन जो लिखना होता है किसी भी अधिकारी के पास कि मेरे गांव की समस्या क्या है, मेरे क्षेत्र की समस्या क्या है, मुखिया, सरपंच, इसमें बनने के बाद भी आप छोटा सा लिख नहीं पाते हो। इसके लिए आप किसी पढ़े लिखे इंसान को पकड़ के लाते हो, जबकि आपने पढ़ा है 6 से लेकर 8 तक पढ़ा है और ये सारी चीज़ें आपको भी लेटर राइटिंग सिखाया गया है। आप भी पैराग्राफ राइटिंग लिखे हो, इसका भी एग्जाम्पल, मल्टीपल एग्जाम्पल्स आप लिखे हो, इसके बावजूद आप नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपका जो थिंकिंग है, आपका जो सोचने समझने का तरीका आता है वो होता है आपका फर्स्ट लैंग्वेज में। और फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है? रीजनल लैंग्वेज। पर आप जहाँ पढ़े हो वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज फोकस ही नहीं किया गया। वहाँ पे उस लैंग्वेज को फोकस किया गया जहाँ पे उन्हें लगता है कि ग्लोबली कम्पिटिट कैसे करें मेरे बच्चे। मुझे देखिए डाटा दिखाना है जहाँ पे स्कूल्स में ये दिखाया जाता है कि मेरे स्कूल के कितने बच्चे ग्लोबली लोगों से कम्पिटिट कर रहे हैं। उसे मतलब नहीं है कि आपका बच्चा का जो रीजनल लैंग्वेज में चीज़ों को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो आप वैसी जगह से अगर आप पढ़ के आए तो आप कहाँ से रिलेट कर पाओगे? ये आपका भाषा का जो लैंग्वेज में आप सीखते हो, ये बेसिक सा चीज़ है जो आप नहीं कर पाते हो। इसके बावजूद आप खड़ा होकर क्या बोलते हो कि एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, जो हमारी स्कूल में पढ़ते हैं वो हमारे लाइफ में रिलेट कहाँ करता है। प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम उसके एग्जीक्यूशन में है, क्योंकि उसे किया गया। अब ऐसा क्यों हुआ है कि क्यों ऐसा है कि रीजनल लैंग्वेज में जो चीज़ों को समझाना चाहिए उन चीज़ों को ऐसे समझाया गया है जिसमें बच्चा समझ ही ना पाए और उसको रिलेट ही नहीं कर पाए अपने लाइफ के साथ। तो इसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहला कारण तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, आप पढ़े हो, उसको कम्पिटिट करना था ग्लोबली। तो उसके लिए वो बेनिफिट जो किया वो मीडियम में चला रहा था स्कूल, और अभी भी चला रहा है जहाँ पे आप अपने बच्चों को एडमिशन करवा रहे हो। दूसरा चीज़ क्या है कि आप खुद चाहते हो कि आपका बच्चा ग्लोबली कम्पिटिट कर पाए, इसलिए वैसे ही मीडियम वाले स्कूल को चुनते हो आप। आपका चॉइस ऑफ सिलेक्शन ये नहीं होता है कि कौन सा स्कूल आपके बच्चे को रीजनल लैंग्वेज में सिखाएगा ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाए, रिलेट कर पाए। आपका ये मोटिव ही नहीं होता है। आप खुद चाहते हो
कि आपको वैसे मीडियम वाले स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है जिससे वो आगे दुनिया के साथ फाइट कर सके। अपना क्षेत्र में उसका कोई पकड़ ही नहीं है, लेकिन उसको दुनिया से फाइट करवाना है आपको। यह वजह है कि आप नहीं सीख पाए, आप आगे चल के आपका बच्चा भी नहीं सीखेगा। तो वापस आते हैं कि आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, आपका जो रीजनल लैंग्वेज में आमतौर पर प्रैक्टिस किया जाता है, आप सबसे पहले अपने बच्चे को वैसे मीडियम वाले स्कूल में भेजो। दूसरा चीज़ कि ग्लोबल लैंग्वेज उसको पढ़ाया जाए, यानी कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो, हिंदी के साथ इंग्लिश पढ़ाया जाए, ये ज़रूरी है। इंग्लिश टेक्स्ट बुक हो, ये ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्लोबल लैंग्वेज है उसको ज़बरदस्ती ट्रांसलेट करके बच्चों के लिए अनरिलेटेबल नहीं बनाना है सब्जेक्ट को। ऐसे कई चीज़ें होते हैं कि डे टू डे लाइफ में आमतौर पे आज के समाज में हम लोग बात करते हैं इंग्लिश वर्ड में ही समझते हैं बहुत सारी चीज़ों को। जैसे कि ये हो गया बोतल, ये जो बोतल है इसको बोतल ही है, हिंदी में भी हम बोतल ही बोल रहे हैं, आमतौर पर रीजनल क्षेत्र में भी आप बोतल ही बोलते हो, और बच्चा बोतल से समझ सकता है, फिर भी आपको ज़बरदस्ती इसका हिंदी ट्रांसलेट करना है। पेन, पेन जो है एक अनपढ़ आदमी जो अब कहीं पे भी पढ़ा लिखा नहीं था, बूढ़े बुजुर्ग, वो भी इस चीज़ को पेन ही बोलेंगे, जो पढ़ा लिखा है वो भी इसको पेन बोलेगा, और बच्चे इसे समझ पा रहे हैं। आप इस चीज़ को समझो कि जो आपका समाज है वो कभी भी प्योर लैंग्वेज में बात नहीं करता है, आपका समाज मल्टीलिंगुअल बात करता है, इसलिए बच्चों को भी मल्टीलिंगुअल समझाना पड़ता है। तो जो लैंग्वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन हो टीचर का वो मल्टीलिंगुअल हो। पर आप प्रीफर क्या करते हो? आप प्रीफर ये करते हो कि सारा टीचर्स वहाँ पे स्कूल में क्या इंग्लिश ही बोले, हिंदी ना बोले, या क्षेत्रीय अदर जो रीजनल लैंग्वेज है उसे ना बोले, तो बच्चा रिलेट कहाँ पर पाएगा, सीख कहाँ से पाएगा? बस पढ़ेगा, लिखेगा, रटेगा, कॉपी भरेगा, मार्क्स मिलेगा, उसको डिग्री मिल जाएगा, उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो अब आपको ध्यान देना है कि जिस स्कूल में आपको अपने बच्चे को एडमिशन करवाना है, इनरोलमेंट करवाना है, उसमें क्या हो कि एक रीजनल लैंग्वेज हो, फर्स्ट लैंग्वेज, सबसे पहला कि फर्स्ट लैंग्वेज उसका रीजनल लैंग्वेज हो, सेकेंड उसका ग्लोबल लैंग्वेज हो, तीसरा मैथ, साइंस। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे उसे आगे भी पढ़ना है हायर स्टडीज़ में। हायर स्टडीज़ में क्योंकि उसे पढ़ना है, तो हायर स्टडीज़ में पढ़ने के लिए उसको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा कि बाद में भी वो उसका काम दे। इसके चलते उसको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में अगर नहीं पढ़ेगा वो बच्चा तो 10th क्लास में वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ेगा और 11th में जाने के बाद उसका इंग्लिश हो जाएगा, फिर उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उसको रिलेट कैसे करें। खैर उस चीज़ को भी बच्चे मेहनत से कवर कर लेते हैं। पर जो आपका सोशल साइंस होता है वो डायरेक्टली लाइफ से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका हिस्ट्री क्या है? आपके आसपास समाज में क्या हुआ घटना, पीछे बीता हुआ घटना, जिन कहानियों को आपको अलग अलग लोगों से भी सुनने के लिए मिलता है। तो उसे आप अगर ऐसे लैंग्वेज में सीखोगे जो आपका रीजनल लैंग्वेज नहीं है, तो वो हिस्ट्री आपका नॉलेज तो होगा, लेकिन नॉलेज वो आपका एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। वो लर्न करोगे लेकिन वो नॉलेज नहीं बन पाएगा, वो लर्निंग आपका नॉलेज नहीं बनेगा। आपका ज्योग्राफी, जो आप ज्योग्राफी देखते हो, अगर आप किसान हो आप ज्योग्राफी का हिस्सा हो, क्योंकि आपका जो ज़मीन है जहाँ पे खेती करोगे वहाँ पे मृदा है, मिट्टी का प्रकार है, वर्षा है, ऋतु है, वातावरण है, जल है, सिंचाई के तरीके हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपका जो सामने रिलेट कर रहे हो, आप उसको इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश ठीक है आप पढ़ लो, लेकिन उसको रिलेटेबल आपको कम से कम होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन, कम से कम जो लैंग्वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन हो टीचर्स का, वो उसका मल्टीलिंगुअल और रीजनल लैंग्वेज उसमें इंक्लूड होना चाहिए, तभी वो कर पाओगे।
ऐसा बात नहीं है कि पढ़ा लिखा लोग जाके खेती नहीं करता है और कहीं मजदूरी करेगा, वो उसके लिए भी क्या है कि वो जो काम कर रहा है, जिनके साथ काम कर रहा है, जिन चीज़ों को समझ रहा है, वो प्रैक्टिस में जिस भाषा को यूज करता है, मल्टीलिंगुअल भाषा को, उससे उसे उस तरह से उसको समझना पड़ेगा। अब थोड़ा सा और आते हैं, जो प्राइमरी स्टेज में वर्क कर रहे हैं, उसके बाद सेकेंडरी स्टेज में काम कर रहे हैं, जो मतलब काम जो करवा रहे हैं किसी से ठेका लेके, उसे भी रिलेट करना पड़ेगा समाज में जो लोग हैं उनके भाषा से। उनको समझाना पड़ेगा कि आप कैसे काम करोगे, तब वो आप उसके लिए काम कर पाओगे, तब वो आपको काम देगा। तो उसके लिए भी आपको रीजनल लैंग्वेज चाहिए। उसके बाद उससे भी तीसरा स्टेज में जब आते हो, जब आप काम करते हो, आप करवा नहीं रहे हो, आप काम देते हो, अधिकारी हो और गाइड करते हो, वहाँ पे भी आपको समझाना पड़ेगा कि कैसे कैसे काम किया जाना है। तो वो चीज़ समझाओगे कैसे जब आपके पास रीजनल लैंग्वेज का पकड़ नहीं होगा। जिस रीजनल लैंग्वेज में आप एम्प्लॉय हो, काम कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो अपना, इसी के चलते देखोगे कि आप कंट्री के बड़े से बड़े पोस्ट में भी जब आते हैं, अधिकारी आते हैं, तो उन्हें या तो रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए या उन्हें एक ट्रांसलेटर दिया जाता है, ताकि वहाँ पे रीजनल जो लोग हैं, वहाँ के सोशल लोग, समाज में जो लोग हैं, उसके साथ वो कन्वर्सेट कर पाए, अपने बातों को समझा पाए, उनके प्रॉब्लम्स को समझ पाए। और चलिए, जो सबसे ऊपर है उसका तो वहाँ पे नेतृत्व करते हैं, जो हमारे नेतृत्व करने के हमारे लीडर्स होते हैं, वो सबसे टॉप में होते हैं। वो अगर रीजनल लैंग्वेज नहीं आएंगे, हमारे जो फील्ड में घूमेंगे, हमारे कन्वर्सेशन नहीं समझेंगे, हमसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, हमारे प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे, तो वहाँ पे जो काउंसिल में बैठेंगे वो कैसे बात को रखेंगे। इसलिए चाहिए कि सबसे पहला प्राथमिक होना चाहिए रीजनल लैंग्वेज। और इसी का इम्पैक्ट है कि जब आपका बच्चा किसी स्कूल से पढ़ के निकलता है, जब आप किसी स्कूल से पढ़ के निकले हो, आप इंग्लिश में पढ़ लिए हो, इंग्लिश में लिख लिए हो, पर इंग्लिश को समझ नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश आपके लाइफ से रिलेटेबल नहीं है। आपके लाइफ से रिलेटेबल है आपका रीजनल लैंग्वेज। यही रीजन है कि इंग्लिश आज के समय में एक जनरेशन पूरा बन गया है कि इंग्लिश वो लिखता है पर इंग्लिश समझता नहीं है। और जिस चीज़ को जिस भाषा को समझता है, उस भाषा को ना पढ़ पाता है ना लिख पाता है। यानी कि हिंदी या किसी अदर स्टेट में चले जाओ तो वहाँ का रीजनल लैंग्वेज वो समझते हैं, लेकिन ना पढ़ पाते हैं ना लिख पाते हैं, क्योंकि वो स्कूल का वो मीडियम नहीं है। तो ये जो भाग रहे हैं, हर कोई जो रेस में भाग रहे हैं कि हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है, उससे बच्चों, उससे बचने का कोशिश करो। सबसे पहला चीज़, वो आपके बच्चे के लिए इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, लेकिन एज अ सेकेंड लैंग्वेज, एज अ फर्स्ट लैंग्वेज नहीं। अब आते हैं सवाल कि चलिए, आमतौर पर गार्जियंस जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो इतना चीज़ों को नहीं समझते हैं क्योंकि उनका ट्रेनिंग नहीं हुआ है, इसलिए वो चीज़ों को नहीं समझते हैं। पर जो ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, एक्सपीरियंस्ड है, जो करिकुलम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो एजुकेशन सेक्टर में इंस्टीट्यूट में हैं, वो इस चीज़ को, बात को क्यों नहीं रखते हैं, क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं? उसके दो कारण हैं। सबसे पहला चीज़ कि पेरेंट्स का डिमांड होता है उनको इंग्लिश मीडियम में ही चाहिए, सबसे पहला कारण। इसलिए वो बंद जाते हैं, क्योंकि वो अगर हिंदी मीडियम देंगे तो उनके पास बच्चे पढ़ने ही नहीं आएंगे, गार्जियन उनके पास बच्चों को भेजेंगे ही नहीं। सेकेंड कारण ये होता है कि जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है, इसमें एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है कि आपका जो प्रीवियस नॉलेज होता है, यानी कि जो पहले सीखा हुआ जो नॉलेज होता है, वो चीज़ जो न्यू नॉलेज होता है उसको सीखने में हेल्प भी करता है और उसको पीछे भी खींचता है, प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। यानी कि कोई चीज़ अगर आप पहले से कुछ जान रहे हो और उसे बाद में उससे कुछ नया चीज़ सीख रहे हो, तो आपके दिमाग में कॉन्ट्रास्ट होगा कि पहले तो मैं ये जान रहा था, ये कैसे हो सकता है। इसके वजह से वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है नई चीज़ों को अपनाने से।
ये चीज़ें लैंग्वेज में भी होती है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है किसी भी बच्चे का, वो चीज़ में वो अगर पकड़ उसका बहुत बढ़िया है तो उसे सेकंड लैंग्वेज सीखने में थोड़ी सी परेशानियां होती हैं। जितना बेहतर से वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में समझा सकता है खुद को, सेकंड लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। खासकर जो उसका लर्निंग फेज होता है, स्कूल में होता है, यंगस्टर्स होते हैं, उसमें ये चीज़ होता है। बाद में मेहनत करके और माहौल में ढल के हर चीज़ को सीखा जा सकता है। ऐसे कई सारे लोगों को आपने देखा होगा जो कभी स्कूल में नहीं गए, या फिर स्कूल में उनका अच्छी स्कूलिंग नहीं हुआ, लेकिन 2 महीना 3 महीना किसी दूसरे जगह पे गए, ऐसा रीजन में गए हैं जहाँ पर्टिकुलर कोई अदर लैंग्वेज को बोला जाता था, तो वो उस चीज़ को सीख गए और पूरा अच्छी तरह से वो उस भाषा को अपना के उस भाषा में बात करते हैं। ये पॉसिबल है, पर शुरुआती जो स्टेज होता है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब जब क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको जो स्कूल के मैनेजमेंट होते हैं, टीचर्स होते हैं, उन्हें ये दिखाना होता है, उनको अपने बच्चों को दूसरे स्कूल के साथ बच्चों के साथ कम्पिटिट करवाना होता है। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, उसके लिए वो रास्ता क्या ढूंढते हैं कि उनका सबसे पहला फर्स्ट लैंग्वेज ही खराब कर दो, डैमेज कर दो। उसका फर्स्ट लैंग्वेज वो बना देते हैं इंग्लिश को, कि जिस भाषा में उसको लोग अदर स्कूल के साथ ग्लोबली कम्पिटिट करना है, वो उसी लैंग्वेज में ही हर चीज़ को नॉलेज देंगे, ताकि बच्चे का दिमाग में वो कभी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट ही ना हो जिससे वो हेजिटेट करे खुद को एक्सप्लेन करने में। इस वजह से क्या करते हैं मैक्सिमम स्कूल, जितने भी बड़े स्कूल जिसका आप नाम ही समझते हो, वो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश रखते हैं। और हिंदी से उनको, क्योंकि उन्हें मतलब नहीं है आपके बच्चे का भविष्य क्या हो, उन्हें मतलब बस इतना है कि उनके बच्चे बाकी अदर स्कूल से परफॉर्मेंस बढ़िया दें। आप जब उनसे सवाल पूछो तो वो बेहतर बढ़िया इंग्लिश बोले, जिसको देख के बाकी पेरेंट्स भागे भागे उसके स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। आपका बच्चा का लाइफ क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है उन्हें। उसके बाद तीसरा कारण ये भी होता है, देखिए जब हम समाज में होते हैं तो समाज में अलग अलग क्लासेस होते हैं। ये क्लास जो जातिगत है, जो धार्मिक है, उन क्लासेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सोशल स्टेटस में इकोनॉमिकली कर रहा हूँ कि एक गरीब का बच्चा है, गरीब का बच्चा ख्वाब देखता है कि उसका बच्चा न कि बेटा भी अधिकारी बने। कोई सक्सेसफुल होता है, कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। जो सेकेंड स्टेज में होते हैं, जो सेकेंड स्टेज का बात करें इकोनॉमिकली, जो काम करवाते हैं किसी से काम लेकर, तो वो भी चाहते हैं कि उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो मजबूत हो, फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत हो। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो भी चाहते हैं कि उनका बच्चा बाकी चीज़ों को बहुत अच्छा समझ सके। उसके बाद जो तीसरे होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, काम करवाते हैं, वो थोड़ी सोचेंगे कि उनके बच्चे ने कि जाके ईंटा पत्थर उठाए। तो वो चाहते हैं कि ग्लोबल उनके बच्चे भी कम्पिटिट करें। और जो ऊपर में है, सबसे ऊपर स्टेज में जो हमारे लीडर्स हैं, वो जो राजा है, जिसको आप राजा बनाए हैं, वो अपने बच्चों को रंग थोड़ी बनाएगा। तो पर यहाँ पे आप इस चीज़ को गौर करो कि आपका बच्चा जो फर्स्ट स्टेज में है, आपका बच्चा अगर बड़ा कुछ लाइफ में नहीं कर पाएगा, फिर भी जिस स्टेज में रहेगा उसे उस स्टेज में काम करना पड़ेगा। उसके ऊपर का जो बच्चा है, वो अपने लाइफ में अगर अनसक्सेसफुल होता है तो भी वो वहाँ से शुरू करेगा जहाँ उसका पेरेंट्स उन्हें छोड़ के गए। उसके ऊपर का जो बच्चे हैं, वो भी अगर अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं तो उनके पेरेंट्स इतना जरूर करेंगे, इतना ज़रूर उनके लिए करेंगे कि वो यहाँ नहीं तो कुछ बेहतर उनको करवा सके। इसके चलते क्या करते हैं कि वो अपने बच्चों को फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश चाहते हैं और वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जब आप बड़े बड़े स्कूलों की बात करते हो, वहाँ पे वैसे बच्चे गए हुए हैं जिनका पेरेंट्स
उनको वो रिसोर्सेज दे सकते हैं, वो सुविधाएं दे सकते हैं कि वो अपने लाइफ में अगर बच्चे फेल भी हो जाए फिर भी वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके नीचे जो स्टेजेस होते हैं, जो चाहते हैं कि ग्रो करें, जो चाहते हैं कि ग्रो करें, हो सकता है कि ग्रो करें, नहीं भी कर सकते हैं, चैलेंज उनके लिए है। क्योंकि बच्चा अगर आपका नहीं कर सकता है, अब उसके लिए वहाँ पे स्ट्रगल बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गया। और जो सबसे नीचे है, जो प्राइमरी स्टेज में काम कर रहे हैं, जो किसी को काम करवा नहीं रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं, या तो वो किसान वर्ग के हैं, फार्मर में हैं, मैं बड़े किसानों की बात नहीं कर रहा, जो अपने खेती करते हैं और किसी औरों की ज़मीन पर खेती करते हैं, या फिर लेबर वर्क कर रहे हैं, वो जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके बच्चे अगर कुछ नहीं, उनके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, और वो अगर उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे तो वो पूरी तरह से बर्बाद होंगे। तो आप क्या, आपके बच्चे के लिए क्या सही है कि कुछ नहीं तो कम से कम कुछ तो रहे, या फिर आपको जुआ खेलना है कि या तो राजा या फिर सीधे रंक। तो इस कंप्लीट चक्र को आप समझ के, आपके पास कई सारी चीज़ों का सवाल का जवाब आपको समझ में आ गया होगा। पहला चीज़ कि आपके बच्चे का मदर टंग कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसके लर्निंग में। दूसरा चीज़, रीजनल लैंग्वेज कितना रोल प्ले करता है उसके बच्चे का सोशल स्किल्स डेवलप करने में, क्योंकि वो जहाँ जहाँ काम करने जाएगा, जिन चीज़ों को सीखेगा, बेहतर तभी बन पाएगा जब उन चीज़ों से वो रीजनल लैंग्वेज में बात कर पाएगा। तीसरा कि मीडियम ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए, हर बच्चे, हर समाज, हर सोशल स्टेटस क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आप अगर ऐसे क्लास से आते हो, ऐसे सोसाइटी से आते हो जहाँ पे रीजनल लैंग्वेज ज़्यादा बोले जाते हैं, तो आपको जो मीडियम ऑफ टीचिंग है, मीडियम मतलब किसी भी स्कूल का मीडियम जो है वो आपको रीजनल लैंग्वेज चूज़ करना चाहिए। आपको ग्लोबल लैंग्वेज चूज नहीं करना चाहिए। वो ग्लोबल लैंग्वेज वो लोग चूज करेंगे, वो लोग सेलेक्ट करेंगे, उस ग्लोबल लैंग्वेज वाले स्कूल में वो लोग अपने बच्चों के एडमिशन करवाएंगे जिनका समाज, जिनके लोग, परिवार, जिनका सोसाइटी उस भाषा में इंटरेक्ट करते हो, बात करते हो। जैसे कि एलीट क्लास, वो हमेशा इंग्लिश में बात करेंगे, उनके बच्चे उससे यूज टू है, उसके साथ आदत आदि है उन चीज़ों में। आपके बच्चे आदि अगर नहीं हैं तो आपके लिए वो चीज़ नहीं है, वो मीडियम ऑफ स्कूलिंग उसके आपके बच्चे के लिए सही नहीं है। ये चीज़ समझ गए। तीसरा चीज़ कि लैंग्वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन, आप चाहते हो कि आपका बच्चा इंग्लिश सीखे, सही बात है, और हर ऐसा नहीं है कि कोई समाज किसी निचले स्तर का है तो मैं कहूँगा कि वो वहीं रहे, वो सीखे, हर भाषा को सीखे, पर टीचर्स, पर वैसे स्कूल में उनको होना चाहिए जहाँ पे टीचर मल्टीलिंगुअल एक्सप्लेनेशन करे, ताकि वो रीजनल लैंग्वेज में टीचर समझाएंगे तब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा आपका सीख पाएगा, समझ पाएगा। बच्चा नॉलेज को, सब्जेक्ट को समझ पाए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि आपका बच्चा पूरा कंप्लीट 10 साल पढ़ के निकले और वो बस एक भाषा में पकड़ रखे, उनका सब्जेक्ट में कोई पकड़ ही ना हो। तो इससे बेहतर है कि एक भाषा उसका खराब हो जाए और बाकी हर सब्जेक्ट में उसका बेसिक पकड़ हो, मजबूत हो, वो लाइफ में आगे चल के ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। क्योंकि अगर एक भाषा खराब है, स्पोकन, आप अगर बच्चे को एडमिशन करवाते हो किसी स्कूल में, तो आप स्पोकन का क्लास करवाने के लिए नहीं करते हो किसी इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का, आप उससे ओवरऑल डेवलपमेंट करवाने के लिए बच्चे का इन्वॉल्वमेंट करवाते हो कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, हर सब्जेक्ट में उसका अच्छा पकड़ हो। और लास्ट में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आपको समझाना चाहूँगा कि जब आप सीबीएसई आप चूज करते हो अपने बच्चे का, तो सीबीएसई में भी 2 मीडियम होते हैं, एक हिंदी मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम। पर आमतौर पे हर किसी का बात सुनने होगा इंग्लिश मीडियम नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आप जब किसी स्कूल को चुनते हो
तो आप ये समझते हो कि इस इंग्लिश मीडियम यानी कि सीबीएसई, हिंदी मीडियम यानी कि स्टेट बोर्ड, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सीबीएसई भी आपका बच्चे का हिंदी मीडियम में चलाता है, भाषा आपका भाषा में तो उसका वही भाषा में रहेगा, पर जो साइंस होता है, एसएसटी होता है, मैथ्स होता है, वो हिंदी में भी अवेलेबल होता है सीबीएसई में। दूसरा, स्टेट्स में जो स्टेट का जो रीजनल लैंग्वेज में होते हैं, उसके साथ साथ उसका इंग्लिश मीडियम में भी स्टेट बोर्ड चलता है। यानी कि जब आप अगली बार किसी स्कूल में आप अपने बच्चे का इन्वॉल्वमेंट करवाने जाओ और वो स्कूल आपको बोलता है कि वो स्टेट बोर्ड में आपका बच्चे का एजुकेशन करवाएगा, डिग्री दिलवाएगा, तो आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उससे बोलो कि स्टेट बोर्ड है तो कोई बात नहीं, उसका मीडियम क्या है, हिंदी या इंग्लिश, इतना काफ़ी है। और स्टेट बोर्ड में अगर इंग्लिश मीडियम में आपका बच्चा मिल रहा है तो आप इसका मोर देन 90% चांस रखो कि आपके बच्चे को मल्टीलिंगुअल समझाया जाएगा। यानी कि वो मीडियम ऑफ करिकुलम इंग्लिश ज़रूर है, लेकिन लैंग्वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको मल्टीलिंगुअल मिलेगा, और वो सबसे बेस्ट स्कूल होता है आपके बच्चे के लिए, अगर आप मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हो तो। और अगर आप सीबीएसई में जा रहे हो कि मेरा बच्चा पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम में हो, तो आपको ये चीज़ वहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ पे लैंग्वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है। वो कहने के लिए तो आपका इंग्लिश मीडियम है, पर अगर आप ऐसे इलीट क्लास से बिलोंग करते हो जहाँ पे आमतौर पर इंग्लिश बोला जा रहा है, रीजनल लैंग्वेज आपका बच्चा एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, सोसाइटी में उसका नहीं घूम रहा है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो सबसे बेहतर हो, वहाँ पे पूरी तरह से इंग्लिश ही बात किया जाता हो। पर कुछ चीज़ों पे, कुछ जगहों पे उसे रीजनल लैंग्वेज में मल्टीलैंग्वेज भी बात करना ही पड़ेगा। उसके अलावा इस पॉइंट पे आमतौर पर पेरेंट्स ध्यान देना नहीं चाहेंगे, मेरे समझाने के बाद भी देना नहीं चाहेंगे, पर उन्हें देना चाहिए। और वो कौन सा पॉइंट है कि अगर आपका बच्चा किसी ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहाँ का टीचर्स का लाइफ स्टाइल ये है कि सुबह उठते हैं, खाना बनाते हैं, टिफ़िन लंच पैक करते हैं, स्कूल आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर वो एक्स्ट्रा नॉन टीचिंग वर्क करते हैं, फिर हरासमेंट के साथ घर जाते हैं, घर जाने के बाद कुछ ट्यूशन्स लेते हैं और ट्यूशन लेने के बाद फिर सोते हैं, फिर वही डे लाइफ उसका डेली रूटीन चलता रहता है। तो वैसे टीचर्स को समाज के साथ इंटरेक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है, सोशल एक्सपीरियंस लेने का टाइम नहीं मिलता है। तो जो खुद सोशल एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, समाज को नहीं समझेंगे, तो आपके बच्चे को टीच करते टाइम, समझाते समय, वो उस सब्जेक्ट मैटर्स को सोशल लाइफ के साथ कैसे रिलेटेबल बना सकते हैं जब उनका एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो। और ये एक्सपीरियंस भी ऐसा नहीं है कि एक बार सीख गए तो वही लाइफ लॉन्ग काम देगा, वो टाइम के साथ अपडेट होते रहता है, तो उसको अपडेट होना पड़ेगा समाज के साथ। तो आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि अगर कोई ऐसा स्कूल है, ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे टीचर्स को पूरी तरह से गुलामों की तरह बांध के रखा जाता है कि वो बाकी चीज़ों का कोई एक्सपीरियंस ना ले, तो वो भी आपके बच्चों के लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही बड़ा डिफेक्ट पैदा करेगा। और वो वैसे टीचर्स एनर्जेटिक होके जाके पढ़ा भी नहीं पाते हैं। मतलब किसी स्कूल का, किसी इंस्टीट्यूट का वर्क कल्चर कैसा है उनके टीचर्स के लिए, उनके स्टाफ्स के लिए, ये भी आपके बच्चे के एजुकेशन पे इम्पैक्ट डालेगा। तो आपको इस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि जब आप स्कूल में जाओ अगली बार या अभी अगर आप स्कूल ढूंढ रहे हो अपने बच्चों के लिए और ये देखने जाओ, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। इन चीज़ों में क्या है कि उसका मीडियम ऑफ टीचिंग, उसके बाद लैंग्वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है, तीसरा चीज़ कि टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स के नंबर्स कितने हैं और उसका वर्क इन्वायरमेंट कैसा है। तो आज के लिए इस वीडियो में
इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक में कुछ अलग पॉइंट्स को लेकर मैं आऊँगा। आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो नीचे कमेंट करके कि मैं किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ। अपना एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशंस और राय आपके सामने रखूँ। बाकी जितने भी चीज़ें मैंने आपको समझाया, हो सकता है कि आप उस चीज़ को समझ पाओ, उस चीज़ को आप एग्री करो, डिसएग्री भी कर सकते हो। तो मानना ना मानना वो सारा आपके हाथ में है। बाकी मुझे जो सही लगता है एज अ टीचर, मुझे जो समझ में आता है, जो मुझे बच्चों के लिए सही लगता है, मैं वो समझाने का कोशिश किया। और यहाँ तक मेरे वीडियो को अगर आप देखें तो आप इस वीडियो पे ज़रूर अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दें, कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें और प्रोत्साहन दें। प्रमोट करने के लिए मुझे इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।